नमस्कार दोस्तों। 19वीं सेंचुरी के मध्य से पहले दुनिया में युद्ध बंदियों और युद्ध में भाग लेने वाले और अन्य लोगों पर शत्रु देश की ओर से किए जाने वाले इनह्यूमन ट्रीटमेंट को रोकने के लिए ना तो कोई लॉ था, न इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कोई कन्वेंशन हुआ था जो इस तरह के बर्ताव को रोकने का काम करे। साल 1864 में युद्ध के समय घायलों की मदद करने के लिए युद्ध कर रहे देशों के बीच कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट के प्रयास से जेनेवा कन्वेंशन को अस्तित्व में लाया गया। युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों, अन्य कामों में लगे लोगों, खासकर नागरिकों, हेल्थ वर्कर्स, सहायक कामों में लगे लोगों के साथ ही घायल और बीमार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन की शुरुआत हुई। जेनेवा कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल के मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध के प्रभावों को सीमित करने और युद्ध बंदियों के अधिकारों के संरक्षण की कोशिश करता है। जेनेवा कन्वेंशन में 4 संधियों और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल यानी मसूदों को मंजूरी दी गई। यह कन्वेंशन युद्ध बंदियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। 1864 और 1949 के बीच जेनेवा में संपन्न जेनेवा कन्वेंशन कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक ऐसी श्रृंखला है जो युद्ध बंदियों और नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखने हेतु युद्ध में शामिल पक्षों को बाध्यकारी बनाती है। जेनेवा कन्वेंशन का मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है। 1949 के समझौते में शामिल 2 अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1977 में अनुमोदित किए गए। दुनिया के सभी देश जेनेवा कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता है। हालिया घटनाक्रम भी जेनेवा कन्वेंशन के दायरे में आता है क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन के प्रावधान शांतिकाल, घोषित युद्ध और यहाँ तक कि उन सशस्त्र संघर्षों में भी लागू होते हैं जिन्हें एक या अधिक पक्षों द्वारा युद्ध के रूप में मान्यता नहीं दी गई हो। फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन। पहली जेनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ। इसमें युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई। इसके अलावा चिकित्सा कर्मियों, धार्मिक लोगों और चिकित्सा परिवहन की सुरक्षा की बात भी कही गई। सेकंड जेनेवा कन्वेंशन। दूसरा जेनेवा कन्वेंशन 1906 में हुआ। इस कन्वेंशन में विशेषकर समुद्री युद्ध और उससे जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया। इसमें युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और जलपोत के सैन्य कर्मियों की रक्षा और अधिकारों की बात की गई। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन 1929 में हुआ। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन युद्ध और युद्ध बंदियों पर लागू होता है। इस कन्वेंशन में कैद की स्थिति और स्थानों को अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया गया है। यह कन्वेंशन प्रिजनर ऑफ वॉर को परिभाषित करता है और ऐसे कैदियों को उचित और मानवीय उपचार देने के बारे में बात करता है जिनका उल्लेख पहले कन्वेंशन में मिलता है। विशेष रूप से युद्ध बंदियों के श्रम, उनके वित्तीय संसाधनों, उन्हें मिलने वाली राहत और उनके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही के संबंध में। कन्वेंशन इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि युद्ध बंदियों को युद्ध की समाप्ति के बाद बिना देरी किए रिहा किया जाएगा। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटनाओं से सबक लेते हुए 1949 में फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन का आयोजन हुआ। इसमें थर्ड जेनेवा कन्वेंशन के नियम का आयोजन हुआ। इसमें थर्ड जेनेवा कन्वेंशन के नियम कानूनों में संशोधन किया गया। यह कन्वेंशन कब्जे वाला या युद्ध वाले क्षेत्र के साथ साथ नागरिकों के संरक्षण की बात कहता है। इस कन्वेंशन के तहत बड़े पैमाने पर युद्ध बंदियों के युद्धकालीन बुनियादी अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसमें नागरिक और सैन्य अधिकार शामिल है। इसके मुताबिक युद्ध क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों और घायलों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जेनेवा कन्वेंशन का बढ़ता दायरा। 1949 का जेनेवा कन्वेंशन 21 अक्टूबर 1950 को लागू हुआ। समय के साथ साथ इसके सदस्य देशों की संख्या में बढ़ते गए। 1950 के दशक में जहां 50 देश ने इस कन्वेंशन को मान्यता दी, वहीं 1960 के दशक के दौरान 48 देश, 1970 के दशक के दौरान 20 देश, जबकि 1980 के दशक में 20 और देश ने इस जेनेवा कन्वेंशन को मान्यता दी। 1990 के दशक में 26 देश ने, जबकि साल 2000 के बाद 7 देश ने इस कन्वेंशन को अपनाया। फिलहाल 194 देश इस कन्वेंशन के दायरे में हैं। कुल मिलाकर जेनेवा कन्वेंशन युद्ध की बर्बरता से दुनिया को बचाने की एक कोशिश है। साथ ही हर परिस्थिति में मानवीय मूल्य बरकरार रहे, इस दिशा में भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अगर लड़ाई के दौरान कोई जवान या अधिकारी शत्रु देश की सीमा में दाखिल हो जाता है तो गिरफ्तारी की सूरत में उसे युद्ध बंदी माना जाता है। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर जेनेवा कन्वेंशन लागू हो जाता है, चाहे वो सैनिक महिला हो या पुरुष। जेनेवा कन्वेंशन में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्ध बंदियों के क्या अधिकार हैं, इसे जेनेवा कन्वेंशन में बताया गया है। इसके साथ ही कन्वेंशन में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है। इसके जरिए व्यापक तौर पर युद्ध बंदियों और युद्धकालीन बुनियादी अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसमें नागरिक और सैन्य अधिकार दोनों शामिल हैं। युद्ध बंदियों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में 1949 का जेनेवा कन्वेंशन साफ साफ कहता है कि यह सभी मामलों में लागू होता है, चाहे घोषित युद्ध का मामला हो या नहीं। प्रोविजंस फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर।
युद्धबंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार तथा अमानवीय बर्ताव नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित या शोषित नहीं किया जा सकता। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही कानूनी सुविधा भी मुहैया करानी होगी। उन्हें डराया, धमकाया तथा अपमानित भी नहीं किया जा सकता। युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद और नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म जैसी बातों को नहीं पूछा जा सकता। जेनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए। हिरासत में लेने वाले देश युद्धबंदी के खिलाफ संभावित युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चला सकता है, लेकिन हिंसा की कार्रवाई के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उसे उसके देश भेजा जाना चाहिए। कोई देश युद्धबंदी को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा नहीं कर सकता। प्रिजनर ऑफ वॉर के ऊपर युद्ध कारित करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसका नजरबंद या कैद में लिया जाना सजा का रूप नहीं होगा। युद्धबंदियों को लौटाने के लिए उन्हें पहले रेड क्रॉस को सौंपा जाता है। उसके बाद रेड क्रॉस के प्रतिनिधि ही ऐसे सैनिकों को उनके देश ले जाते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों द्वारा इस कन्वेंशन का सम्मान किया गया है, लेकिन कुछ देशों ने इसका उल्लंघन भी किया है। किसी भी गैर कानूनी कार्य या चूक के कारण हिरासत में युद्धबंदी की मौत या उसके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डालना निषिद्ध है और इसे वर्तमान कन्वेंशन का एक गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन में सुरक्षा शक्तियों की व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करता है कि पक्षों द्वारा प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी आमतौर पर निगरानी की भूमिका को निभाती है। कंक्लूजन, इंडिया एक शांतिप्रिय तथा मानवतावादी अवधारणा का प्रसार करने वाला देश है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने के लिए सदैव कमिटेड रहा है। 1971 में पाकिस्तानी युद्धबंदियों को सुकुशल वापस भेजकर इंडिया ने जेनेवा कन्वेंशन के प्रति अपनी कमिटमेंट को प्रदर्शित भी किया है। रिमार्केबल है कि जेनेवा कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मूल्यों तथा युद्धबंदियों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके प्रावधानों के अनुसार किसी भी घोषित या अघोषित युद्ध के उपरांत युद्धबंदियों के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। इसमें नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मजबूत भारतीय कूटनीति का ही परिणाम है कि जेनेवा समझौतों का पालन करते हुए पाकिस्तान ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को बिना शर्त वापस भारत भेजने का निर्णय लिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।